इन लास्ट क्लास क्या था, हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस कर ली थी और उसके साथ साथ मोशन के अकॉर्डिंग हमने लीनियर मोशन के कुछ पार्ट्स कर लिए थे। आज जो हमने करना है बेसिकली बेटा प्रोजेक्टाइल मोशंस को करना है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है बेटा वो थोड़ी सी चेंज है हमारे पास। उसमें सबसे पहले तो चंद चीजें हैं जो समझने की है, वो समझ लो। प्रोजेक्टाइल मोशन लेट सपोज आपके पास अगर होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है आपकी वो मोशन जो 2 डायमेंशन पे होती है आपके पास। ठीक हो गया। अब उसमें क्या होता है, उसमें जो मोशन होती है वो कुछ इस टाइप की मोशन होती है जिसमें से ऑब्जेक्ट जो है वो यू ट्रैवल करता है, यानी पैराबोला बनता है। ठीक हो गया। अब जब ये ठीक पैराबोला है। बनता है तो इसमें अब 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस के। नंबर 1 कंपोनेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी होगी उसमें सिर्फ एक फोर्स इन्वॉल्व होगी जो ग्रेविटी होगी। प्रोजेक्टाइल में और कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी। मीन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली द ग्रेविटी फोर्स इज एक्ट, जिसको हम फ्री फॉल मोशन का नाम देते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी और कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी। नहीं होगी। नंबर 2, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ भी आप कर लो, उसका जो एक्स कंपोनेंट है ना बेटा वो कांस्टेंट रहेगा, नेवर चेंज होगा। यानी एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स जो है वो रन को कहा जा रहा है। तो अगर रन को कहा जा रहा है तो यहां पर हो वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट सपोज अगर वो ऑब्जेक्ट यहां है, यहां है, यहां है, यानी कहीं पर भी अगर वो आपके पास आ रहा है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एक्स क्या कंपोनेंट, मतलब सर? एक्स कंपोनेंट पे कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आएगा। यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो कंपोनेंट होगा ना उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब वो एक्स कंपोनेंट क्या होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, एक्स कंपोनेंट का ठीक है सर। होता है, लेट सपोज आपके पास वेक्टर्स पे चले जाओ। तो जब वेक्टर्स को हम कर रहे थे तो हमारे पास 2 कंपोनेंट बन रहे थे। एक बन रहा था यूं, अगर ट्राइंगल में बना रहा था, राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बना रहा था तो उसके अंदर हमारे पास क्या बन रहा था, ये बन रहा था हमारे पास वाई कंपोनेंट और ये बन रहा था हमारे पास एक्स कंपोनेंट। याद है? यानी जी सर। के ऊपर जो कंपोनेंट बनता है उसको एक्स कंपोनेंट कहते हैं, जो वाई एक्सिस के ऊपर बनता है उसको वाई कंपोनेंट कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो एक्स कंपोनेंट होगा वो ऑब्जेक्ट कहीं पर हो, वो ऑब्जेक्ट यहां ए पर है, बी पर है, या सी पर है, या डी पर है, या कहीं पर भी है, तो आपका ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट होगा। वो ख्वाए किसी जगह पर भी हो, आपके फ्री फॉल मोशन के अंदर या प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, उसके एक्स कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। 2 चीजें हो गई, एक हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी होगी वो अंडर द ग्रेविटी होगी, दूसरा हो गया उसका एक्स कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तीसरे पे आ जाओ, जो इसका वाई कंपोनेंट है, जो वाई कंपोनेंट है वो इफेक्ट होगा। मीन जिसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो ईच एंड एवरीवेयर चेंज होगा। आप कुछ भी कर लो, अगर वो ए पॉइंट पे आप देखोगे तो ए पॉइंट पे जो होगा वो वाई अलग होगा, बी पे अलग होगा, सी पे अलग होगा, डी पे अलग होगा। सही हो गया?
यानी जो एक्स कंपोनेंट है वो रिमेन कांस्टेंट होगा और वाई कंपोनेंट जो होगा वो चेंज होता रहेगा। बात समझ आ गई? मतलब ए पे वाई की अलग वैल्यू है, बी पे अलग है, मतलब बी थोड़ा ऊपर है और इस तरह। बी पे अलग होगी, सी पे अलग होगी, डी पे अलग होगी। तो सर एक्स पे भी तो अलग ही होंगी। नहीं, एक्स कंपोनेंट सेम ही रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स कंपोनेंट के ऊपर जो एक्स की वैल्यू है, मतलब जो यहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। कंपोनेंट का लेट्स, जैसे देखो हमारे पास ये एक वेक्टर था, फिर मैंने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया, तो ये एफ एक्स हो गया था, ये एफ वाई हो गया था, और ये इसका एफ था। तो ये जो एफ कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है इस एफ का, और ये वाई कंपोनेंट है इस एफ का। तो कंपोनेंट अलग चीज है और कोऑर्डिनेट अलग चीज है। मैं कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना? जो आप कह रहे हो ना कि यहां पर तो एक्स 0 होगा, फिर यहां बी पर एक्स में भी शायद 3 हो, सी पर जो हो वो एक्स जो हो वो 5 6 7 8 हो, डी पर जो वो 10 हो, शायद हो सकता है ना। जी सर। कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स एक अलग चीज है। मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। अभी मैं जब ड्रॉ करूंगा आपको कंपोनेंट समझ आएगा कि यहां पर कंपोनेंट कैसे। ठीक हो गया? ठीक है अब सर। आपके जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी वो तीन चीजों को बेसिकली उसके रीजंस होंगे। नंबर वन, प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी होगी वो किसके होगी? वो आपके अंडर द ग्रेविटी होगी। उसका एक्स कंपोनेंट कभी इफेक्ट नहीं होगा, और उसका वाई कंपोनेंट जो होगा वो हर जगह अलग अलग होगा। अब जरा गौर से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं। जो एक्स कंपोनेंट है, लेट्स सपोज, फर्ज करो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं, ग्रीन कर लेता हूं। लेट्स सपोज आपके पास यहां एक ऑब्जेक्ट है। वो आपसे कह रहा है कि जी ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर ट्रेवल कर रहा है। तो जब ऊपर ट्रेवल करेगा वो यूं आएगा, उसका एरो मार्क यूं आएगा, एरो मार्क उसका। जी बच्चा। जी सर। अच्छा, अगर एरो मार्क यूं आ रहा है तो इसके अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालूं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकलेंगे यूं कि भाई एक एरो यूं जाएगा और दूसरा एरो जो होगा वो यूं जाएगा। मीन ये वही हो गया ना कि ये आपका एरो है। ठीक हो गया? तो इसका एक एरो यूं आ गया, ये एक एरो आ गया आपके पास, तो अब एक एरो यूं आ गया। ठीक हो गया? और एक एरो यूं आ गया। तो एक्स और वाई कंपोनेंट बन गए, जैसे हमने ये वाला एफ वाला बनाया अभी नीचे, ये जो एफ वाले में, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा। जी सर। अच्छा, अब देखो ये जो कंपोनेंट बना, ये वाला कंपोनेंट जो बना आपके पास, ये बना एक्स कंपोनेंट और ये बना वाई कंपोनेंट। अब ये जो एक्स कंपोनेंट है ना, अगर मैं इसको इस यहां पर ड्रॉ करूं इस पॉइंट के ऊपर, तो भी अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना, तो जितना मैग्नीट्यूड नीचे था उसका, इतना ही मैग्नीट्यूड इस एफ का यहां पर भी एफ एक्स का होगा। समझ आ गई बात की? लेकिन अगर मैं y को ड्रॉ करूंगा तो जितना जितना ये ऊपर जाता जाएगा y का मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, x उतना ही रहेगा जितना जितना ये ऊपर जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो देखो इसकी जो डायरेक्शन हो रही है वो यूं मोड़ रही है ना। पहले बिल्कुल ट्रायंगल के हाफ में थी, यानी वो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं ना मैं, तो टेंजेंट से y कंपोनेंट जो हो रहा है वो कम होता जा रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, लाइक दिस। फर्ज करो मेरे पास ये एक कर्व बनाया मैंने, एक ये कर्व बना दिया मैंने। अब यहां पर मुझे कहा गया यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो। तो जब यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट को मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो टेंजेंट मेरा आएगा कुछ इस टाइप का। देखो यूं, यूं आएगा, आएगा। जी सर। अच्छा, अब अगर इसकी मैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट कराऊं, तो डायरेक्शन भी इसकी जो होगी वो कुछ यूं आएगी कि इस पॉइंट से जो अब ये ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन ये डायरेक्शन में आएगा मेरे पास।
ठीक हो गया। सही है। अगर मैं इसके ठीक है। एक्स कंपोनेंट बनाऊंगा तो एक्स कंपोनेंट एक यहां बनेगा यूं। क्यों? क्योंकि इससे जब y कंपोनेंट नीचे आएगा यूं, तो x कंपोनेंट तो यहीं पे बनेगा, इतना छोटा सा बन जाएगा, y कंपोनेंट इतना बड़ा बन गया। यानी जो y कंपोनेंट है वो स्टार्ट होगा आपके इस पॉइंट से, स्टार्ट होगा वो इस जगह से, और यहां तक y कंपोनेंट बनेगा। ठीक हो गया ना? सही है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं कि चलो जी, अगर ये पॉइंट यहां पर मौजूद है मेरे पास, तो अब क्या होगा। अब जरा गौर से देखो तो सेम वही, मैं उसकी सिर्फ डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर रहा हूं कि डायरेक्शन कहां आएगी। डायरेक्शन अब जो उसकी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी उसकी। तो अब अगर इसका मैं एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करूंगा तो एक्स कंपोनेंट तो ये आ जाएगा इसका। लेकिन y कंपोनेंट अगर अब मैं देखूंगा तो y कंपोनेंट की वैल्यू जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी रह गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जितना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उसके y कंपोनेंट जो होगा वो कम होता जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है सर। y कंपोनेंट क्या जी। होता जाएगा? कम होता जाएगा। और बिल्कुल टॉप पे, जो टॉप होगा आपके पैराबोला का, लेट सपोज ये टॉप बन रहा है मेरे पास इस जगह पे, तो इस जगह पे जो y होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मीन y कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास? बिल्कुल जीरो। बट x कंपोनेंट से ठीक है। उतना ही होगा जितना वो स्टार्टिंग में था। x कंपोनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, फर्ज करो दोबारा से ये यहां से यूं ड्रॉ हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, वो क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो जब मैं ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शंस बनाऊंगा तो इसका जो x कंपोनेंट है वो ये बनेगा, y कंपोनेंट ये बन जाएगा। बट जब यही ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो इसका डायरेक्शन ये बन गई, x कंपोनेंट उतना ही है बट y कंपोनेंट छोटा हो गया। फिर जब ये यहां पर आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, x कंपोनेंट और डायरेक्शन सेम हो गई, लेकिन y कंपोनेंट जो था वो बिल्कुल जीरो हो गया यहां पे। ठीक है सर। यहां इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। तो जितना एक्स एक्सिस होगा उतना ही इसका आंसर होगा, और y जो होगा वो जीरो हो जाएगा टोटली। अब जब ये नीचे आ सही रहा है, है। फिर क्या हो रहा है। अब लेट सपोज यहां ऑब्जेक्ट आया, डायरेक्शन ये हुई, अब जो x होगा वो तो इसी डायरेक्शन में आ गया, लेकिन y डाउनवर्ड हो जाएगा। मीन देखो, y की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई आपके पास। पहले जो था y वो अपवर्ड जा रहा था, अब जो है y वो डाउनवर्ड जा रहा है। अब नीचे आते सेम वही फिनोमेना दोबारा अप्लाई होगा। अब जब नीचे आ रहा है तो x कंपोनेंट तो सेम उतना ही है, लेकिन y जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। पहले क्या हो रहा था, जब नीचे से ऊपर जा रहा है पैराबोला में, तो उस टाइम ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट डिक्रीज होता जा रहा है, एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां y जीरो हो जाएगा। उसके बाद जब उस जीरो से वो दोबारा नीचे आना शुरू करेगा, तो जब वो नीचे आएगा तो y कंपोनेंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन जो y कंपोनेंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होगा उस पे भी जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? इंक्रीज। इसका मतलब है डाउनवर्ड आते हुए आपका जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो नेगेटिव होगी आपके पास। अगर ऊपर जाते हुए उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगी, तो मतलब नेगेटिव हो जाएगी। बात सही समझ? है। अच्छा, अब इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि पैराबोला के अंदर जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो उस टाइम जो जी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है।
अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, मीन ए या जी की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी हमारे पास ऊपर जाते हुए। और जब ये नीचे आ रहा है तो उस टाइम ए की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी आपके पास। तो अब आप जब क्वेश्चंस में पुटिंग करोगे वैल्यूज तो उसमें ये ख्याल रखोगे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, उसने कहा कि हमने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, तो जब बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है ना तो उस टाइम जी की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो माइनस जी पुट करेंगे। यानी फर्ज करो मेरे पास इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, यही है जी सर। फर्स्ट इक्वेशन, यही है। अब मुझे कहा गया पैराबोला है, नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे से ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर। ये जी जो हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उस टाइम जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ना वो बन जाएगी v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है आपके पास। सही है सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपका पैराबोला आएगा तो पैराबोला में मीन ऑब्जेक्ट, जब भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपका जी जो है वो नीचे से ऊपर जाते हुए माइनस होगा, उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और ऊपर से नीचे आते हुए वो पॉजिटिव साइन के साथ हम उसको लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? जी की वैल्यू तो सर 9.8 ही होगी ना। होगी 9.8, लेकिन ऊपर जाते हुए -9.8 होगी, नीचे आते हुए +9.8 होगी। ठीक है सर। अच्छा, अब जब ये पैराबोला हो गया तो पैराबोला में दो किस्म के डिस्टेंस आते हैं। फर्ज करो ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस है और यूं मैंने एक पैराबोला बना दिया, मीन प्रोजेक्टाइल मोशन बना दी। अब एक होता है ये वाला डिस्टेंस, इसको कहते हैं हाइट। फर्ज करो ऑब्जेक्ट ने यहां से यूं मूव करना शुरू कर, ऊपर एक बंदा छत पे खड़ा है, छत से उसने बॉल फेंकी है तो वो इस डायरेक्शन में उसने फेंक दी है, यहां से फेंक दी है, यहां पर आ गई है, ठीक हो गया। तो ये वाला जो हाइट है इसको कहते हैं हाइट, यानी एच, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है हाइट। एक डिस्टेंस ये होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। एक डिस्टेंस होता है कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड पॉइंट बी, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो जो होते हैं उसको हम कहते हैं रेंज। और रेंज जो होती है वो ए से लेकर इस बी तक पूरी की पूरी को हम कहते हैं रेंज। और ये रेंज तो है क्योंकि ये एक्स के साथ होती है, तो रेंज को सिर्फ इफेक्ट भी एस एक्स एक्सिस ही करेगा, वाई एक्सिस का उसके साथ कोई काम नहीं होगा। यानी फर्ज करो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। जी सर। अब मुझे ये वाला भी तो डिस्टेंस ही है ना, रेंज भी तो डिस्टेंस ही है, कैलकुलेट करना है। तो t यहां आ गया तो मेरे पास आ गया रेंज इज इक्वल्स टू v इन टू टी, ये d को मैंने रेंज से रिप्रेजेंट कर दिया। सही है। अब रेंज इक्वल्स टू v इंटू टी हो गया। अब ये जो v है ना, v क्या है, स्पीड है या वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के x कंपोनेंट जो होंगे ना वो सिर्फ यहां पुट होंगे, y कंपोनेंट पुट नहीं होगा। सही है। यानी जब भी आपसे कहेंगे रेंज कैलकुलेट करो इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें आपने x कंपोनेंट का वैल्यू पुट करनी है, y कंपोनेंट की वैल्यू पुट नहीं करनी। अब x और y कंपोनेंट को जरा गौर से सुनना क्योंकि उसकी वैल्यूज आपने पुट करनी है। लेट सपोज मेरे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब मुझे कहा गया है कि आपके पास एक वेक्टर है या कुछ भी है, वेलोसिटी है या कोई भी चीज है, उसकी डायरेक्शन ये दी हुई है, ठीक हो गया। ठीक है सर। अब मुझे कहा गया है भाई इसके कंपोनेंट बताओ कौन से हैं। अब जब मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा ना तो कंपोनेंट इसके जो बनेंगे वो कुछ इस टाइप के बनेंगे कि इसका एक कंपोनेंट जो है वो ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा, लेट सपोज अगर ये एफ है
ये जो मेन कंपोनेंट था ये एफ है, तो ये हो जाएगा एफ वाई, और इसका दूसरा कंपोनेंट बनेगा यहां से इस साइड पे, तो ये बन जाएगा एफ एक्स कंपोनेंट। इसको हम नाम देंगे कि ये क्या है, ये एफ एक्स है, यानी एफ का एक्स कंपोनेंट और एफ का वाई कंपोनेंट, दो कंपोनेंट आ गए मेरे पास। ठीक है। अच्छा, ये वाई कंपोनेंट इधर भी हो सकता है, इस जगह पर वाई एक्सिस के ऊपर, यहां पर भी ये हो सकता है। जितना यहां है इस साइड पे है, उतना ही जो होगा वो आपका वाई कंपोनेंट इधर भी, इधर ले लो या इधर ले लो, एक ही बात है। ठीक हो गया। अब हमने कहा ठीक था है सर। एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर होल अंडर रूड। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ लिया था। जी सर। फिर हमने एफ एक्स की वैल्यू पढ़ी कि एफ एक्स होगा एफ कॉस टीटा। एफ कॉस टीटा कैसे होगा, हमारे पास था कॉस टीटा इज इक्वल्स टू पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का रेशियो यही था। तो हाइपोटेन्यूज जो यहां पर है इस क्वेश्चन के अंदर, हाइपोटेन्यूज जो है वो है एफ, तो हमने इस हाइपोटेन्यूज की जगह पुट किया एफ को। फिर बेस जो यहां पर है वो है एफ एक्स, तो बेस की जगह हमने पुट किया एफ एक्स। अब कॉस थीटा यही है, मैंने इस एफ को यहां शिफ्ट कर दिया, तो हो गया एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहां इसलिए मैंने लिखा कि एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है सर। अब यही चीज अगर मैं y के साथ करूं, एफ वाई के, तो फिर आता है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो है आपके पास एफ, और परपेंडिकुलर आपके पास होता है एफ वाई, तो मैंने यहां लिख दिया एफ वाई इक्वल्स टू साइन थीटा। अब ये एफ यहां से यहां चला गया, तो एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई, यानी एफ वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास एफ साइन थीटा। अच्छा, अब इससे ठीक है मतलब क्या पता चलता है, मतलब ये पता चलता है अगर पैराबोला के अंदर मेरे पास ये है, यूं पैराबोला बना हुआ है, ठीक है, यहां से यूं पैराबोला बना हुआ है मेरे पास, और मुझे कहा जा रहा है कि जी यहां पर कैलकुलेट करो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है v, तो अगर v है तो v का ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये vx होगा। तो जब मैं vx लिखूंगा तो मैं लिखूंगा v cos थीटा, क्यों, क्योंकि x कंपोनेंट जो है वो cos थीटा के बराबर है। तो अगर वो v का कंपोनेंट है तो v cos थीटा आएगा, अगर वो f का कंपोनेंट है तो f cos थीटा आएगा, अगर वो g का कंपोनेंट है तो g cos थीटा आएगा। और जब मैं y कंपोनेंट रिप्रेजेंट करूंगा तो y कंपोनेंट के लिए मैं v साइन थीटा लिखूंगा कि v साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ भी हो जाए, अगर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, कोई भी चीज है, तो अगर उसको मुझे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट में अगर उसका एक्स कंपोनेंट मांगा जा रहा है तो एक्स कंपोनेंट जो होगा वो जो भी चीज मांगी जाएगी उसका कॉस थीटा होगा, और अगर वाई कंपोनेंट मांगा जाएगा तो उसका साइन थीटा होगा हमारे पास। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है सर। इसका मतलब ये हो गया कि आप जब भी, यानी अब लेट सपोज मैंने यहां लिखा कि रेंज निकालो, क्या लिखा था मैंने, रेंज निकालो भाई यहां से यहां तक की रेंज। तो मैंने आपसे कहा जब हम रेंज निकालेंगे तो रेंज में जो होगा वो एक्स कंपोनेंट पुट होगा, यानी v इंटू टी जो आएगा वो एक्स कंपोनेंट आएगा। तो रेंज के लिए मैं लिखूंगा एक्स कंपोनेंट, तो v cos मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये मेरा आ जाएगा रेंज, यानी v का cos थीटा मीन एक्स।
ये cos थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कंपोनेंट को। क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, इसी में फिर आपके पास डिफरेंट फॉर्मूलाज और बनते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं फॉर्मूलाज की तरफ कि हमारे पास फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे और कैसे हम उसको देख सकते हैं। तो हमारे पास अब जो हम फॉर्मूलाज बनाएंगे, ये देखो ये डायग्राम सेम वही डायग्राम शो की गई है, मैंने नेट से डाउनलोड की थी। इसमें देखो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यहां से लेट सपोज मूव स्टार्ट कर रहा है। तो ग्रीन लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके कंपोनेंट्स को। तो देखो एक ग्रीन लाइन ये गई, इसका एक्स कंपोनेंट ये बना और वाई कंपोनेंट ये बना। फिर जब ये यहां पर पहुंचा, सेकंड स्टेप पे पहुंचा, मैं इसको रेड कर देता हूं। ये जब ये सेकंड स्टेप पे यहां पहुंचा रेड सर्कल पे, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। एक्स कंपोनेंट सेम वही है, जितना यहां पर था उतना ही एक्स कंपोनेंट यहां पर भी है, लेकिन वाई कंपोनेंट कम हो गया, छोटा हो गया। फिर जब ये टॉप पे पहुंच गया तो टॉप पे एक्स कंपोनेंट जो है वो सेम उसी तरह है, बट वाई जीरो हो गया। फिर जब ये नीचे आना शुरू हुआ तो एक्स कंपोनेंट सेम उसी तरह है, बट वाई कंपोनेंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में आ गया। जब ये बिल्कुल नीचे पहुंचा तब भी एक्स उतना ही है, बट वाई कंपोनेंट जो हो गया बड़ा भी हो गया और ऑपोजिट इन डायरेक्शन में हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक चीज याद रखना, यहां स्टार्टिंग में जितना ये वाई कंपोनेंट था, फर्ज करो ये वाई था 2, तो एंड पे जब ये हिट करेगा ना तब भी ये y2 ही होगा। लेकिन फर्क क्या आएगा, ये अगर स्टार्टिंग में +2 था तो एंडिंग में -2 हो जाएगा। ये बस साइन ऑपोजिट होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है सर। डन हो गया यहां तक? जी सर। अभी चलते हैं आगे। अब ये वही प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके बारे में मैंने आपसे बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से चलना शुरू होता है, ठीक है, इसी तरह वो मूव करता है, मूव करते करते यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से यूं नीचे आ रहा है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रही है उसमें वाई कंपोनेंट जो है वो वाई साइन थीटा आएगा और एक्स कंपोनेंट जो होगा एक्स कंपोनेंट जो होगा वो कॉस थीटा आएगा। ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी। मीन जब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड जाना शुरू करेगा तो डाउनवर्ड वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जब यहां से ऊपर जाना शुरू करेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी उस टाइम। क्लियर होगी बात यहां तक? जी सर। अच्छा, अब इसी के अंदर फॉर्मूलाज बनेंगे। फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे? अच्छा, ये वो 3 स्टेप है जो अभी मैंने आपको दिखाया कि इफेक्ट करेगा ग्रेविटी अंडर ओनली फोर्स होगी, ग्रेविटी इज द फोर्स ओनली इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंड इफेक्ट ओनली द वाई कंपोनेंट, और एफ एक्स जो होगा यानी वाई एक्स कंपोनेंट जो होगा इट्स कांस्टेंट थ्रू आउट द, जितनी भी मोशन हमारी होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही ना। जब ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो ग्रेविटी तो अप टू डाउन एक्ट करती है, वो लेफ्ट टू राइट तो एक्ट नहीं करती। तो अगर ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है तो ग्रेविटी फोर्स सिर्फ अप टू डाउन एक्ट कर रही है, मीन वर्टिकली एक्ट कर रही है, तो वर्टिकली वो सिर्फ वाई कंपोनेंट को इफेक्ट करेगी, एक्स कंपोनेंट में उसका कोई काम नहीं है। ठीक होगी बात? जी सर। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं हम, लेकिन रेंज का फॉर्मूला बनाने से पहले हम v और y और u का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। y का मतलब v का मतलब है ना फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। y का क्या मतलब है, v का क्या मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। यही हुई ना बात? जी अब अगर जी सर। कहा जाए इस पॉइंट के ऊपर, लेट सपोज इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करो कि कितना ट्रेवल किया उसने, तो ये पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पर मेरे पास जो u होगा, u यानी u की जो वैल्यू होगी, वो टोटल वैल्यू जो u की आएगी वो आएगी u cos थीटा प्लस u sin थीटा, क्योंकि टोटल u जो है वो तो इन दोनों से मिलके बनेगा ना, इन दोनों के अलावा तो बन ही नहीं सकता, तो इनसे मिलके बनना हाँ चाहिए। जी सर।
इसी तरह v जो बनेगा वो भी v cos थीटा प्लस v sin थीटा, यानी जितने भी u x होंगे वो सारे एड अप हो जाएंगे तो x कंपोनेंट बन जाएगा, और जितने भी y होंगे वो सारे एड अप होंगे तो y कंपोनेंट बन जाएगा। अब इनिशियली लेट सपोज वो स्टार्ट कर रहा है, तो अगर मैं इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं ना डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, तो वैल्यूज भी मैं इनिशियली लगाऊंगा। तो मेरे पास है, देखो आपके पास फॉर्मूला था एक, तीन डिफरेंट हमने वो पढ़ी, इक्वेशंस पढ़ी। तीन डिफरेंट इक्वेशंस के अंदर आपके पास पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यही थी। तो ये हो जाएगी gt, gt हो गई आपके पास, ठीक हो गया। हेलो, ठीक है सर, ठीक है सर। अब अगर ये नीचे से ऊपर जा रही है तो मतलब ये हो गया कि नीचे से ऊपर जाते हुए ये माइनस जी हो जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं आएगा, यानी ये हो सही है। टू यू माइनस जी टी। अच्छा, अब यहां पर देखो, मुझे उसने कहा डिस्टेंस निकालना है। इस इक्वेशन में तो डिस्टेंस का कोई नामो निशान ही नहीं है, इसमें तो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और जीटी है। अगर यहां पर वो मुझसे कहे कि फाइनल वी निकालो, यहां पर इस जगह पर क्या निकालो, फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो फिर मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगा कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। सही है। बात समझ आ गई। अब वो यहां मुझे कह रहा है s निकालो, तो s के लिए फॉर्मूला था एक, टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो वी स्क्वेयर और यू स्क्वेयर तो यहां इसलिए अभी नहीं है क्योंकि मेरे पास यहां पर यू साइन और यू कॉस जरूर मौजूद है, लेकिन v की वैल्यू नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला भी पुट नहीं हो सकता, और ये हो जाएगा a की बजाय g। अब आ जाता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब जब क्योंकि ये अप टू डाउन जा रहा है, मीन सॉरी डाउन टू अप जा रहा है, तो उस टाइम ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है सर। मुझे s जो निकालना है वो स्टार्टिंग में निकालना है, तो क्योंकि x कंपोनेंट पे तो x नहीं आएगा ना, जो हाइट आएगी वह y कंपोनेंट पे आपके पास आएगी, उसमें x कंपोनेंट का तो कोई काम ही नहीं होगा, यही होगा। क्या सर? जब आप x कैलकुलेट करोगे, मीन हाइट कैलकुलेट करोगे, तो हाइट जो होगी वो तो वर्टिकल कंपोनेंट्स पे आएगी ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में तो नहीं आती। जी सर। इसी तरह जी सर। x कंपोनेंट पे नहीं आती, यानी x कंपोनेंट जो होता है वो वर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हाइट जो है वो तो आपकी आती है y कंपोनेंट के ऊपर, x कंपोनेंट के ऊपर तो नहीं आती वो। तो अगर जी x सर। के ऊपर नहीं आती तो उस टाइम मतलब ये हो गया कि आपके पास x कंपोनेंट का इसके साथ s के साथ कोई काम ही नहीं है, मीन हाइट के साथ आपके x कंपोनेंट का कोई काम नहीं है। तो अगर x कंपोनेंट का कोई काम नहीं है तो x कंपोनेंट जो है u का दो कंपोनेंट है, एक है x कंपोनेंट जो u cos थीटा है, दूसरा है y कंपोनेंट जो के है u sin थीटा, यही है। जी सर। तो इस टाइम मैं इस u को पुट करूंगा s इज इक्वल टू u साइन थीटा, नॉट u, क्योंकि u तो टोटल इनिशियल होगा ना, तो टोटल इनिशियल तो उसने मुझे देना नहीं है, उसने या तो x कंपोनेंट देना है या y कंपोनेंट देना है। बात समझ। ठीक है सर। अगर मुझे निकालना है s इन स्टार्टिंग, तो उस टाइम मैं फॉर्मूला लिखूंगा ये वाला u साइन थीटा, और t तो है u t है ना, तो u साइन थीटा t हो जाएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखो ये कैसे होगा, मैं जरा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। s इज इक्वल्स टू u साइन थीटा
माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब अगर मुझे टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम। अब क्योंकि स्टार्टिंग में हाइट जो है वो 0 है, तो मैं इसको पुट करूंगा 0। डन होगी बात। जी सर। अब साइन थीटा जो होगा, यानी यू साइन थीटा, तो वो भी तो 90 है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उसका बनेगा यूं, तो यहां पर जब उसका वो बन रहा है, तो ये तो 90 डिग्री बन रहा है पूरा। तो साइन 90 इक्वल्स टू 1। यू साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है सर। अगर वो यहां पर बन रहा है 0 भी, क्या बन रहा है? 0। तो वो अभी छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि यू की वैल्यू नहीं है हमारे पास। अभी आते हैं, चलो जी। अब अगर इन दोनों में से मैं टी को कॉमन ले लेता हूं, ले लिया कॉमन मैंने, जी सर। बच गया यू साइन थीटा, मैंने यू साइन थीटा लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया जी टी अपॉन 2। ये हो गया। 1/2 लिखो या सही। आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो ये टी जो है ये 0 के इक्वल आएगा, या ये वाली पूरी जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल आएगी, तब 0 हो सकता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द मैथ्स, फ्रॉम ओ लेवल। जी सर। मतलब ये हो गया कि t इक्वल्स टू 0 और u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कोई एक वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो ये तो यहीं खत्म हो गया, टाइम 0, बात ही खत्म हो गई। अब इसमें से जरा t की वैल्यू निकालो, इसमें से जरा t की वैल्यू निकालो। सबसे पहले इस जी टी अपॉन 2 को इस दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? u साइन थीटा, नजर आ रहा है मैं कहां लिख रहा हूं? जी सर। साइन थीटा इज इक्वल्स टू जी टी अपॉन 2, माइनस था ये प्लस हो गया इस साइड पे, ये सही है। तो ये हो गया 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा। और ये g जो है यहां से आ गया, तो ये डिवाइड हो गया, तो अपॉन g हो गया इक्वल्स टू t। तो t की आपके पास वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक हो गया। ठीक है सर। ये आपकी क्लास एंड हो जाए तो दूसरे लिंक से फिर एंटर हो जाना, ठीक है। सही है सर। आज यहां तक ये क्लियर हो गया। जी सर। वापस चलते हैं। यहां पर भी हमने यही चीज की हुई है। यहां पर गौर से देखो तो आपके पास क्या आ रहा है, सेम वही हमने u इज इक्वल्स टू, तो आपके पास t इज इक्वल्स टू यू 2u